जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त होइएगा। तो चलिए कल के लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में जो भी लेक्चर था यानी 7.2 का हमने 1 से लेकर 5वां तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था 1 to 5। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 6 से शानदार तरीके से। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके सामने है, यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन है यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। मतलब पहली बात है कि कह दिया कि ये जो शीर्ष दिया गया है, कौन सा शीर्ष? यहाँ पर ये है, मतलब 4 शीर्ष, मतलब है चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष होगा। तो 4 शीर्ष यहाँ पर दिया गया है जो इस क्रम में लेने पर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की बात किया तो आपको हल करते वक्त सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए 6 और यहाँ पर लिखिए हल, ओके, हल लिखिए। और यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज आपको लेना पड़ेगा किसी भी शर्त पर। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज को, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब है कुछ इस टाइप से होता है, जेकर आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, जिसका आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस कदर से ले लिया हूं, कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इसका शीर्ष दिया गया है तो शीर्ष का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए A और यहाँ लिख लीजिए आप B, यहाँ लिख लीजिए आप C, यहाँ लिख लीजिए D, ठीक है। जिसमें A निर्देशांक यानी बिंदु A दिया गया है 1,2, ओके। यहाँ पर लिखा गया 1,2 और बिंदु B का नाम है 4,y और बिंदु C का नाम है, आप यहाँ पर इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, C और इसको मान लेंगे D, ठीक है। तो A हो गया, B हो गया और C का नाम है यहाँ पर x, 6, ठीक है, x, 6 है। और D जो है 3,5 है, तो यहाँ पर आप मान लेंगे 3,5, ओके। इतना हो गया, ABCD इस क्रम में लेने पर हो गया, ओके। हमको क्या निकालना है? यहाँ पर हमें x और y चाहिए, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपके पास x यहाँ है, y यहाँ है। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कैसे करेगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम विकर्ण लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, अगर हम विकर्ण के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से जो है एक विकर्ण हम यहाँ से ले लेते हैं, AC एक विकर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन यदि रेखा खींच दिए तो ये एक विकर्ण हो गया। अगर दूसरा विकर्ण की बात करें, दूसरी विकर्ण की बात करें तो यहाँ से आप इस कदर से खींच सकते हैं। ये हो गया दूसरा यानी सेकेंड विकर्ण। कौन सा विकर्ण हो गया आपके पास? ये है दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये आपके पास है दूसरा विकर्ण। चलिए ये 2 विकर्ण हो गए और आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे कहने का मतलब है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समान रूप से 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये विकर्ण हम ऐसे खींच दिए और इसी विकर्ण पर एक विकर्ण ऐसे खींच दिए तो सिंपल सी मतलब है ये आधा भाग में ये इधर बट गया और आधा भाग में ये इधर बट गया। इसलिए कहा जाता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित किया तो समद्विभाजक बिंदु भी तो होना चाहिए, पॉइंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट बीच में होता है, इस पॉइंट का नाम आप O दे सकते हैं, ठीक है, अपना मन से जो सुविधा हो, लेकिन ज्यादातर केस में हम यहाँ पर O मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों जो सेक्शन जिस सेक्शन पर कट किया उस बिंदु को हमने क्या मान लिया? यहाँ पर O मान लिया, ओके। अब आपको ये बात तो पता है, यहाँ पर नहीं जानते, यहाँ पर हम लिख देते हैं
हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, हम इतना लिख दिए कि एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यदि समद्विभाजित करता है तो बीच में एक बिंदु O है। अगर हम देखेंगे AC भी विकर्ण है, BD भी विकर्ण है, AC भी विकर्ण है और BD भी विकर्ण है। अगर हम देखें AC और BD दोनों का मध्य बिंदु कहने का मतलब है बीच में, मतलब AC विकर्ण के बीच में और BD विकर्ण के बीच में, दोनों का मध्य बिंदु हमने एक बिंदु का नाम दे दिया O, मतलब दोनों का जो मध्य बिंदु है क्या है, O है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब समद्विभाजित किया और मध्य बिंदु भी यहाँ पर O मिल गया, तो इस शर्त से आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC के मध्य बिंदु और BD के मध्य बिंदु दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों का मध्य बिंदु O ही होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु क्या होगा, तो AC का मध्य बिंदु O होगा, सिंपल सी बात है। O ये किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु O के बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु O के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु O है, इसलिए दोनों का मध्य बिंदु आपस में बराबर होगा। जब मध्य बिंदु आपस में बराबर होगा तो दोस्त आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला मध्य बिंदु का? मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से अगर हम AC निकालेंगे, क्या AC के मायने में चलेंगे और यहाँ मध्य बिंदु O है, तो लिखेंगे तो O बराबर ही फॉर्मूला लिखाएगा, यानी फॉर्मूला होगा x1 + x2। तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 1 + x2, x1 + x2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर x, तो लिखेंगे x और बटा हो जाएगा 2, y1 + y2, तो y1 का वैल्यू है आपके पास 2, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2 प्लस y1 + y2 का वैल्यू है आपके पास 6/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉर्मूला के माध्यम से आ गया x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ये तक है फॉर्मूला के माध्यम से जो है आ गया। ओके, अब आपको यह भी हम क्या निकाले हैं, AC के मध्य बिंदु के O के बराबर निकाले हैं। O का ही निकला है, लेकिन ये AC के लिए निकला है। अगर हम BD के लिए निकालेंगे, बराबर है तो बराबर, और BD के मध्य बिंदु भी O है, इसके लिए B और D में चलना पड़ेगा। इसके लिए भी फॉर्मूला सेम लगेगा, x1 + x2, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो x1 + x2 मतलब x1 का वैल्यू BD के लिए, अगर B और D के बीच की बात करेंगे, बीच में O है, और इसके लिए मध्य बिंदु जब निकाल रहे हैं तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और x2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 4 + 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और +3, अब बटा क्या होता है 2, y1 + y2, तो y1 का वैल्यू y, तो लिखिए यहाँ पर y प्लस y2 का वैल्यू होता है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 5/2। ओके, चलिए अब यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले x होता है बाद में y होता है। यहाँ पर भी पहले x होगा बाद में y, यानी ये वाला जो पार्ट होगा y वाला पार्ट होगा, ये वाला x वाला पार्ट होगा। यहाँ पर भी पहले जो होगा x वाला पार्ट होगा और बाद में जो होगा y वाला पार्ट होगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि x वाला के बराबर होगा, y वाला के बराबर होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 1 + x, आप एक मतलब थोड़ा सा समझिए कि ये है x वाला पार्ट, तो x वाला पार्ट x वाला के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो है आपका पार्ट, ये जो है ये y वाला पार्ट है, तो y वाला के बराबर होगा, सिंपल सी मतलब है। इसी पार्ट को हम आपस में बराबर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी पार्ट को जो है आपस में हम बराबर करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने लिखा 1 + x
और बटा 2 ये किसके बराबर होगा, तो x पार्ट के बराबर होगा, तो कहेंगे 4 और 3 मिलकर हो जाएगा 7 और बटा कितना हो जाएगा 2, कॉमा तो कॉमा, ठीक है, यहाँ पर हमें कॉमा है, कॉमा दे दिया, ठीक है। और फिर कहेंगे y वाला के बराबर, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 8 और बटा कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 5 बटा 2, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है ऐसे, यहाँ वाला से यहाँ में और यहाँ वाला से यहाँ में, आप आराम से जो है गुना कर सकते हैं। तो चलिए 1 प्लस एक्स से 2 में गुना करना है, तो 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, प्लस है तो प्लस, और x से 2 में गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 7 से 2 में गुना करेंगे तो 7 दूने कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ओके। कॉमा तो कॉमा दे दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर पहले y वाला को एक साइड कर लीजिए, तो 2 से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y, और प्लस है तो प्लस, 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर 8 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16। तो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 2x अपने साइड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बराबर 14 तो 14, लेकिन इधर प्लस में 2 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब। जब इधर से उधर जाता है या उधर से इधर आता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y बराबर जो हो जाएगा 16, और इधर प्लस में 10 है, उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 14 में से 2 गया, तो यहाँ पर कितना होगा 12 होगा, कितना होगा यहाँ पर जैसे 12 हो जाएगा, ओके, 12 हो जाएगा कॉम, और यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 16 में से 10 गया तो 6, ठीक है। तो यहाँ से काटिए 2 6 12, और यहाँ से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि आप कहेंगे यहाँ से x बराबर आ गया 6 और y बराबर कितना आ गया दोस्त, कहेंगे 3, ठीक है। यही हमें x और y का वैल्यू निकालना था, जो कि निकल कर हो गया रेडी, ठीक है। यही हमें x और y का वैल्यू निकालना था, जो कर निकल कर हो गया रेडी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले क्वेश्चन है क्या, यहाँ जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसको कैसे बनाइएगा, इस क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा आपको। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है ना। एक वृत्त का बात किया है दोस्त, आपको एक वृत्त लेना पड़ेगा, यहाँ पर आप हल लिखिए, ठीक है, हल लिखिए, और यहाँ पर एक वृत्त लिखिए, ठीक है। एक शानदार तरीके से समझते हुए चलिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो एक वृत्त लीजिए, तो एक यहाँ पर हम दोस्त वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त ले लिए, ठीक है, जहाँ कहा ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो एक वृत्त ले लिए, लेकिन ए बी क्या कहता है, एक वृत्त का व्यास है, अगर बीचों बीच लाइन ऐसे खींच देते ही तो व्यास होता है, सिंपल सी मतलब है। यानी कि एक आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्त, यहाँ से व्यास लेना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से एक व्यास को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक व्यास, बीचों बीच लाइन से यदि खींचा गया तो ये हो गया ये व्यास, ठीक है। तो एक बिंदु को आप ए मान लीजिए और एक बिंदु को आप बी मान लीजिए। क्या कहता है, ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, तो व्यास हो गया, सिंपल से मतलब। एक निर्देशांक हमें निकालना है, एक निर्देशांक निकालना है, तो इसको आप मानना पड़ेगा आपको x, y। मान लिए क्या फर्क पड़ता है, जिसका केंद्र दिया है 2, -3, बीच में एक केंद्र भी दिया है, तो बीच में एक केंद्र दिया है जिसका नियामक O मान लेते हैं, ठीक है। O केंद्र दिया है और O का केंद्र मतलब केंद्र कितना दिया है 2, -3, 2 है और कॉमा ही हो जाएगा यहाँ पर -3, ओके। और B निर्देशांक दिया गया है, B निर्देशांक दिया है 1, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4, ओके, 1, 4 हो जाएगा, समझ रहे दोस्त। तो यहाँ पर हो गया 1, 4। आपको पता चल गया यहाँ से एक बात तो स्पष्ट है कि ए बी का मध्य बिंदु O है, तो O बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी के मध्य बिंदु मतलब बीच में क्या है, तो आप कहेंगे O है कि नहीं। O जब ए बी के मध्य बिंदु यहाँ पर O है दोस्त, क्या है, O है, तो इस शर्त पर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा, O बराबर फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से x1 + x2/2, y1 +
y2 बटा 2, ठीक है। और ओ का निर्देशांक नियामक दिया गया है, बिंदु दिया गया है 2, -3। तो यहाँ पर लिखिए ओ की जगह पर 2, -3 बराबर x1 प्लस x2। तो x1 का वैल्यू x है, यहाँ पर x1 होगा, ये x2 होगा। तो x1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x और प्लस x2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा हो जाएगा 2, y1 प्लस y2। तो y1 का वैल्यू यहाँ पर y है और प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पर 4 है और बटा कितना हो जाएगा 2, ओके, बटा 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो x वाला के बराबर x वाला के बराबर y वाला के बराबर। तो कहेंगे 2 किसके बराबर होगा, बराबर होगा x प्लस 1 बटा 2 के बराबर। और -3 किसके बराबर होगा, तो -3 बराबर होगा y प्लस 4 बटा 2 के बराबर होगा, ठीक है, बटा 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे आप अब क्या कहेंगे यहाँ से, तो आप जो है आप कह सकते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मानिएगा, क्या मानिएगा 1। तो x प्लस 1 से 1 में गुना होगा तो x प्लस 1 होगा बराबर 2 से 2 में गुना होगा 4 होगा, 2 से 2 में गुना होगा क्या होगा दोस्त, यहाँ पर 4 होगा, सिंपल सी मतलब है, ओके। और कॉमा है तो कॉमा यहाँ पर दे सकते हैं, इसके अभी बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, y प्लस 4 से बटा में 1 में गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा y प्लस 4, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया y प्लस, ठीक, यहाँ पर कॉमा दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान से समझेंगे, y प्लस 4 और बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस में 6 होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में जो है आपका 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 4 है तो 4 और इधर प्लस में 1 उधर जाएगा तो -1 कॉमा y बराबर हो जाएगा -6 तो -6, इधर प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 4 में से 1 घटाकर हो जाएगा 3 कॉमा y बराबर 6 4 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और a का निर्देशांक हमने x, y माना था ऊपर में वृत्त में, ठीक है, a की जगह पर x, y माना था। इसका मतलब अतः आप लिख सकते हैं कि a निर्देशांक यानी a नियामक, अगर हम 3 लाइन ऐसे खींच दे इसका मतलब नियामक है, निर्देशांक है, ठीक है। तो x के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहिएगा 3 हो जाएगा और y के जगह पर कितना हो जाएगा -10, जो कि आपका आंसर है। और ये कह रहा था निकालने के लिए, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10 आया है, वही कह रहा था निकालने के लिए। देखिए x, y वाला आंसर बात रखा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, उस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन है क्या दोस्त, ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन है a और b क्रमशः दिया गया है, मतलब ये a है, ये क्या है b है। तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बात कर समझिए, जैसे कहा वैसे यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 लिखिए और यहाँ पर आप हल करना स्टार्ट कीजिए। आप जो है आराम तरीके से हल कर सकते हैं, नो डाउट। तो देखिएगा यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, a और b के निर्देशांक दिया गया है, तो जिसमें कहा AP बराबर 3/7 AB हो, AP बराबर 3/7 AB हो, ठीक है, AB हो, ये कह दिया है। तो हम कह सकते हैं दोस्त AP और ई वाला AB है ना उस साइड, ये बटा में आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो ये कहाँ चला आएगा बटा में, ओके, बटा में। अब बराबर कितना है 3 और बटा कितना है 7, 3/7, ओके। ये है 3 और बटा में 7, ठीक। तो ये हो जाएगा AP और बटा AB, ठीक है। AP बटा AB बराबर 3/7, 3/7। तो आप कह सकते हैं कैसे AB हो गया यहाँ पर, देखिए बराबर में जितना है 3/7 रहा है, लेकिन AB जो है सिंपल सी मतलब है क्रॉस गुना होकर यहाँ आ जाएगा बटा में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया AP के वैल्यू 3 है और AB के वैल्यू कितना है 7 है, सिंपल सी कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। जिसमें आपको कह रहा है AB हो तो P रेखाखंड कहाँ स्थित है, AB पर स्थित है। तो एक रेखाखंड आपको लेना पड़ेगा, AB पर स्थित है P रेखाखंड। चलिए एक रेखाखंड को ले लेते हैं दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अगर हम एक रेखाखंड को लेते हैं, चलिए एक रेखाखंड यहाँ ले लिया हमने, एक रेखाखंड को यहाँ पर ले लिया, एक रेखाखंड को यहाँ पर ले लिया दोस्त। तो आपने क्या देखा कि AB पर स्थित है, मतलब यहाँ पर होगा A होगा और यहाँ होगा B, ठीक है। यहाँ से भी स्पष्ट है, यहाँ से भी स्पष्ट है कि AB बड़ा है, AB 7 यूनिट है और AP 3 यूनिट है, AB 7 यूनिट है और AP 3 यूनिट है। तो कहेंगे A से B तक की दूरी कितना है दोस्त, आप कहेंगे A से B तक की दूरी है आपके पास
7 यूनिट। कितनी यूनिट है? 7 यूनिट। सिंपल सी मतलब है, ए से बी तक की दूरी है 7 यूनिट। ओके, अब उसके बाद कह रहा है पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, लेकिन आपको पता है कि ए पी बराबर 3 यूनिट है। इसका मतलब ए बी बड़ा होगा, ए बी तो ऐसे भी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ए पी जो लिखना पड़ेगा छोटा लिखना पड़ेगा। मतलब ये बीच में नहीं, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर छोटा लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर P लिखते हैं तो बीच में हो गया ना। कह रहा है ना कि P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो AB पर स्थित कर दिए P के, बात रहे खत्म। तो हो गया यहाँ पर P के वैल्यू। तब लेकिन कह रहा है कि AP का यूनिट कितना है? A से P तक की दूरी है 3 यूनिट। तो A से P तक की दूरी ध्यान दीजिएगा, जिसमें कहा A से लेकर P तक की दूरी, A से लेकर कहाँ तक की दूरी? A से लेकर यहाँ पर A से लेकर P तक, A से लेकर P तक की दूरी कितना है? 3 यूनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। सिंपल सी मतलब है। अब बताइए दोस्त, अब आपको कोई कहे, अब आपको यहाँ से कोई कहे कि बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, तो नहीं बता सकते हो। कहेंगे बड़का है 7, छोटका है 3, तो बड़का में से छोटका को घटा लेंगे, ये हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। अब आपको यहाँ पर P के निर्देशांक निकालना है। कह रहा था ना P के निर्देशांक निकालिए, क्वेश्चन से ही आपके पास कि P के निर्देशांक निकालिए। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे A और P, मतलब P से इधर देखेंगे तो कितना यूनिट है? P से इधर देखेंगे तो 3 यूनिट है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ओके, 3 लिख देंगे, 3 हो गया। और यहाँ पर अनुपात बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर इधर जो भी है वो अनुपात में बंट जाएगा। सिंपल सी मतलब है। ओके, और उसके बाद P से इधर देखने में कितना यूनिट है? 4 यूनिट। P से इधर देखिए, P से इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। देखिए जैसे अनुपात में विभक्त हो गया, इसका मतलब विभाजन सूत्र से जो है बन जाएगा। विभाजन सूत्र लगाइए, काम 35। तब P बराबर फॉर्मूला होता है, यानी विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, ये तो आपके पास क्या होता है? फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की यूज कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है कि ये होगा m और ये होगा n। ठीक है, सबका जो है वैल्यू आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कहेंगे हो जाएगा यहाँ से m का वैल्यू 3 और x2, ये सॉरी यहाँ पर देखिए एक मिनट, a और b का निर्देशांक दिया गया है तो उसका लिख लीजिए। a और b हमने रेखा देख दिया, a और b छोड़ दिया था। a और b का निर्देशांक तो दिया गया है। a का निर्देशांक यहाँ पर दिया गया -2, -2, देख सकते हैं आपके सामने है। a का निर्देशांक -2, -2, और b के जगह पर है 2, -4। तो 2b के जगह पर कितना है? 2, -4। यहाँ हो जाएगा 2, -4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 और कॉमा में -4। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप समझिए। तो हो जाएगा यहाँ 2, -4 हो चुका है। चलिए अब आपको यहाँ पर मान डालिए, रख दीजिए, काम 35 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना है नहीं यहाँ पर। तो कहेंगे m का वैल्यू तो रख दिया हमने 3, और ये है x1, ये x2, y1, y2। ठीक है, तो कहेंगे x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू 2 है, तो लिख लीजिए 2, प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू कितना है? 4 है तो 4, और गुणे x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x1 का वैल्यू -2, और बटा m प्लस n, मतलब 3 + 4 हो जाएगा। n के जगह पर 3, प्लस है तो प्लस, n के जगह पर 4। ओके, कॉमा my2, तो m का वैल्यू कितना है? 3, m का वैल्यू 3, और y2 का वैल्यू कितना है दोस्त? यहाँ y1, y2 का वैल्यू -4 है, तो -4, और प्लस n का वैल्यू कितना है? तो n का वैल्यू यहाँ पर 4 है। ओके, 4 है, और y1 का वैल्यू कितना है? ये है y1। ठीक है, ये y2, y1 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पर रख दीजिए -2, और बटा में क्या हो जाएगा? बटा में m प्लस n, मतलब 3 + 4, 3 और प्लस 4। ओके, यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। 3 दूना मिलकर हो जाएगा 6, और प्लस से माइनस में गुना करें माइनस, 4 दूना कितना? 8, बटा 4 3 मिलकर 7, कॉमा 4 के 12 हो जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 के कितना? 12, प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस, 4 दूना कितना? 8, और बटा कितना? 4 3 7। ओके, 4 और 3 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 7। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? कहेंगे 8 में से 6 अगर जाएगा, यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना हो जाएगा 6, 8 में से 6 गया तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? माइनस में 2 बच जाएगा। ओके, और बटा में कितना हो जाएगा? 7, कॉमा 12 8 हो जाएगा माइनस में 20, और बटा कितना हो जाएगा? 7।
ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं पी नियामक, अतः पी नियामक, तो पी नियामक हो जाएगा -2/7 -20 और बट्टा 7। ये जो है आपका आंसर हो गया, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, ये भी जो है बनकर रेडी हो गया। देख लीजिए एक आध मतलब गलती तो नहीं है, देख लीजिए एक मतलब अगर हम ए का वैल्यू अगर देखें ध्यान से, ए का वैल्यू ठीक है, बी के वैल्यू भी ठीक है, आपके पास सब कुछ ठीक है, ये 4 सही है, बी के वैल्यू 2 -4 ये भी सही है। अगर यहाँ पर m का वैल्यू अगर अगर कोई गड़बड़ी हो, m का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है, प्लस है, n का वैल्यू यहाँ पर जो है 4 है, ठीक है, और x1 का वैल्यू जो है आपके पास कितना है, x1 का वैल्यू -2 है, ठीक है, x1 का वैल्यू -2 है, तो हो जाएगा 3 × 6 और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 × 8, ठीक है, यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है, और 8 + 6 -2, ठीक है। यहाँ पर जो है राइटली आंसर कितना हो जाएगा, -20 बटा मतलब -2,7 और जो -2,7 और बटा -20/7, ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन साला कि आप आराम से बना सकते हैं, नो डाउट। देखिए हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देंगे, आप बना लीजिएगा। देखिए कैसे बना लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप हल कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके, क्वेश्चन है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, जो अभी रेखाखंड की बात का है, तो यहाँ पर आप हल कर दीजिए और एक रेखाखंड ले लीजिए। एक रेखाखंड यहाँ हमने ले लिया, ठीक है, एक रेखाखंड दोस्त यहाँ पर से हमने ले लिया, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो इसको रेखाखंड ए और बी लिया है, क्या लिया है, थोड़ा सा और बढ़ाइए रेखाखंड को, थोड़ा सा जो है और बढ़ाइए, अगर थोड़ा सा अगर बढ़ा देते हैं तो बेहतर है, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटना है इसको, ठीक है। तो अगर 4 बराबर भागों में बांटना है तो ये जो है 4 बराबर भागों में बांटना है, तो ये थोड़ा सा लंबा ले लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब चलिए, अब 4 बराबर भागों में बांटना है आपको, कितने बराबर भागों में बांटना है दोस्त, 4 बराबर भागों में। तो कहेंगे यहाँ से आप क्या कहेंगे दोस्त, एक तो यहाँ पर ए होगा और एक यहाँ पर बी होगा, ठीक है, ए और बी होगा। तो ए के वैल्यू कितना है, -2,2, ओके, और बी के वैल्यू कितना है आपके पास, बी के जगह पर है 2,8, 2,8, ओके, बी के जगह पर कितना है दोस्त, आप कहेंगे 2,8 है, समझे बात है, 2,8 है, ये हो गया, ए और बी हो गया। वो जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को, मतलब ए बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है, बहुत आसान है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो आप एक काम कीजिए, 4 बराबर भागों में बांटिए। कैसे बांटेंगे, मान लीजिए कि अगर बीच में एक यहाँ पर लगाते हैं, मान लीजिए एक यहाँ है, एक भाग और हो गया यहाँ पर 2 भाग और एक भाग यहाँ पर 3 भाग। तो देखिए यहाँ पर 3 बिंदु हमने लिखा, कितने बिंदु, यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से समझेंगे, 3 बिंदु, क्या क्या लिख दिया यहाँ पर, एक मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देते हैं, इस बिंदु के जगह पर PQR लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं P, यहाँ लिख देते हैं Q और यहाँ लिख देते हैं R, ठीक है दोस्त, PQR लिख देते हैं, सिंपल सी मतलब है। जब PQR लिखा गया तो यहाँ पर देखिए कहता है ना कि 4 बराबर भागों में विभक्त करता है, करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो देखिए 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 1 भागिए 1 भागिए 1 भागिए 1 भागिए, मतलब समान रूप में दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब समान रूप में बटा गया, ठीक है। अब इसका हमको निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट रहा होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट रहा होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, मतलब सबको हम मान लिए 1 यूनिट, आप कुछ मान सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप बन जाएगा। अगर कुत्ता मानते हैं तो सबको कुत्ता मानना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर इतना 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट। तो कहेंगे दोस्त कि बताओ यहाँ से बताओ कि P नियामक यानी P किस रेशियो में बांटेगा ए बी को, किस रेशियो में, किस अनुपात में। तो कहेंगे P से इधर देखिए कितने यूनिट है, P से इधर 1 यूनिट, केवल 1 है, तो 1 अनुपात P से उधर देखिए कितने यूनिट, 1 2 3 यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:3। अगर Q के जगह पर चलोगे तो Q से इधर देखेंगे कितने यूनिट, Q से इधर 1 और 2 यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अनुपात Q से इधर कितने यूनिट, 1 2 यूनिट, तो यहाँ हो जाएगा 2। अगर R के जगह पर जाओगे दोस्त
तो आर से इधर कितने यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। और आर से उधर जाएंगे तो कितने यूनिट, 1 यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, हो गया। अब सबका जो है निकल गया, तो आराम से जो है आप क्या निकाल सकते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए सबका नियामक निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम पी के निकालते हैं, तब पी निकालते हैं, तब पी निकालने के लिए वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र होगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा क्या हो जाएगा, m प्लस n, ठीक है, m प्लस n हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है। जब ये हो गया दोस्त, ये जब हो गया तो आप आराम से जो है निकाल सकते हैं शानदार तरीके से। चलिए, तो आप कहेंगे हम यदि p के लिए चलते हैं, तब p के लिए फिलहाल m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और n का वैल्यू, पहले m होता है बाद में n होता है, m का वैल्यू 1 होगा और n का वैल्यू 3 होगा। अब q के लिए चलेंगे तो x1 x2 y1 y2 ये सब समान रहेगा, लेकिन m और n सब के लिए बदल जाएगा। p के लिए अलग होगा, q के लिए अलग होगा, r के लिए अलग होगा, ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका सेम रहेगा। इसलिए p कैसे निकालते हैं देख लीजिए, q आप अपने आप से निकाल लीजिएगा। चलिए, तो m का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे x2, ax1 x2 का वैल्यू कितना है 2, तो लिख दीजिए 2 प्लस तो प्लस ये m और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 3, और x1 का वैल्यू कितना है -2, तो -2, और बटा हो जाएगा m प्लस n, तो m का वैल्यू कितना है 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 3, ओके। फिर my2, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, p के लिए, क्योंकि p के लिए ही यहाँ पर m और n देखना है, इसमें मत देखिएगा गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि p के लिए चले हैं तो हो जाएगा m का वैल्यू 1, और y2 का वैल्यू कितना है, ये y1 y2 का वैल्यू 8 है, 8, ठीक है, प्लस n का वैल्यू कितना है, यहाँ n का वैल्यू कितना है दोस्त, आप कहेंगे n का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो रखिए 3 गुणे, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा y1, ठीक है, तो y यहाँ देखिए y1 y2, तो y1 का वैल्यू 2 है, कितना है 2 है, अब बटा m प्लस n मतलब 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 और प्लस 3, सिंपल सी मतलब है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब होगा 2 से 1 में गुणा कीजिए 2, और प्लस से माइनस में गुणा कीजिए माइनस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बटा 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और 8 इकाई 8, और प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और बटा कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ओके, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 6 में से 2 गया तो माइनस में कितना बचेगा 4 बटा 4, कॉमा 8 6 कितना हो जाएगा 14, और बटा कितना 4, तो काटिए, तो काटेंगे तो कितना मरतबे 1 मरतबे कट जाएगा, फिर काटेंगे 2 से 2 दूना 2 से 7 मरतबे, 2 दूना 4 और 2 से 7 मरतबे 2 से 14, ठीक है, यानी कि ये जो आ गया, ये आ गया दोस्त, ये आ गया आपके पास -1 और कॉमा 7 बटा 2, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। यानी अब देखिएगा, अब m n बदल जाएगा, मतलब m के जगह पर q के लिए निकालिएगा तो m और n दोनों समान है, 2 2 है, तो m के वैल्यू भी 2 और n के वैल्यू भी 2, और r के लिए निकालिएगा तो m का वैल्यू 3 और n के वैल्यू रखना पड़ेगा, आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कदर से हम जैसे p निकाल दिए वैसे ही आप q निकाल लीजिएगा, r निकाल लीजिएगा, x1 x2 नहीं बदलेगा, y1 y2 नहीं बदलेगा, सिंपल से मतलब है, ठीक है। तो लास्ट में जब सब निकाल लीजिएगा, p q r सब निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा लास्ट में आंसर, अतः ऐसे आप लिख लीजिएगा, अतः p नियामक जो p निर्देशांक है कितना आया है -1 -1 7/2, उसके बाद q जो आएगा उसको q नियामक जो इसमें लिख दीजिएगा, जो भी आएगा ऐसा ही आएगा कॉमा करके, ठीक है, और जो r आएगा, जो r हमने माना है, तो r नियामक जो आएगा उसमें लिख दीजिएगा, बात रहे खत्म, इस कदर से आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक से, क्वेश्चन को पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समचतुर्भुज लेते हैं, क्या करते हैं, समचतुर्भुज हम ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं समचतुर्भुज की बात कहा, तो इसको आप यहाँ पर हल कीजिए और यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो समचतुर्भुज यहाँ पर लेते हैं, समचतुर्भुज देख लीजिए, यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज ले लेते हैं। तो समचतुर्भुज ले ले दोस्तों, समचतुर्भुज क्या कहता है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब जितना गो ये उतना ही गो ये, उतना ही गो ये, उतना ही गो ये, मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। यहाँ होगा a, यहाँ होगा b, यहाँ होगा c, यहाँ होगा d,
ठीक है, जिसमें उसका शीर्ष दिया गया, इस शीर्ष क्या है 3,0, यहाँ पर ए है 3,0 और बी है आपके पास 4,5 और सी क्या है, सी है -1,4, ठीक है, और डी क्या है, और डी क्या है आपके पास -2,-1, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमको आपको संकेत में बता दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने उसके विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। ये तो बड़ा आसान कर दिया भाई, बहुत ही आसान कर दिया। देखिए यहाँ पर कैसे आसान कर दिया, विकर्ण उसका निकाल लीजिए, बात खत्म। देखिए पहले इसका विकर्ण निकालिए। अगर हम विकर्ण की बात करते हैं, देखिए तो विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण हो क्या जाएगा, तब यहाँ से लीजिए, एक विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है, और एक विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है, दो गो विकर्ण हो गया। तब एगो विकर्ण एसी हो गया, एगो विकर्ण बीडी हो गया। इसको निकाल लीजिए और गुना कर लीजिएगा 1/2 से, बात रहे खत्म। तो देखिए अगर हम एसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्त, अगर हम एसी निकालते हैं यहाँ से एसी, तो एसी फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है x2 - x1, दूरी सूत्र से जो एसी निकाल लीजिएगा आराम से आप। फार्मूला होता है x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कहेंगे x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, ध्यान से समझिएगा। तो x1 एसी के लिए चले ए और सी में, तो ए और सी में चले तो ये x1 है, ये x2 होगा, सिंपल सी मतलब है। तो पहले x2 फार्मूला, x2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस, तो माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3, स्क्वायर है ना भाई, तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल से मतलब है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से आप करिएगा ये -1 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा -4, माइनस कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 -3 और -1 -4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 16, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, 0 से कोई मतलब नहीं है, 4 के स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 16 को जोड़िए कितना हो जाएगा √32, ठीक है। √, कितना हो जाएगा दोस्त 32 हो जाएगा। क्या आप जो है 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं 16 और गुने 2, 16 दूना 32 आप आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कहीं ना बिल्कुल लिख सकते हैं, 16 दूना 32 आराम से लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 4√2, कितना हो जाएगा 4√2। चलिए अब एसी हमने निकाल लिया एक विकर्ण के माध्यम से, किसके माध्यम से, ये विकर्ण और ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, तो हमने एसी निकाल लिया विकर्ण। अब आपको बीडी निकालना है, चलिए बीडी भी निकाल लीजिए। चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इधर बीडी, ठीक है। चलिए यहाँ पर यदि हम करते हैं बीडी निकालते हैं, बी और डी, तो बीडी भी वही होगा, फार्मूला तो वही लगने वाला है, x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो x2 बी और डी की बात हो रहा है, तो बी और डी में ये x1 है, ये x2 है, तो फार्मूला होता है x2 - x1, तो ये x1 x2 का वैल्यू कितना है -2, तो -2 और माइनस फार्मूला का है माइनस, x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है 4 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया यहाँ पर प्लस x2 - x1 हो गया, x2 - x2 का वैल्यू -2 और -4, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये y1 है, y2 का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर y1 का वैल्यू कितना है 5 है ना 5, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, काम है 35, तो कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा -4 और -2, -4 और -2 मिलकर हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर हो जाएगा 5, दोनों ही माइनस में है, दोनों ही किस में है दोस्त, माइनस में, तो -1 और -5 मिलकर हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से 36 हो जाएगा, सिंपल से मतलब 36 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना। क्या आप 72 को दोस्त लिख सकते हैं 36 गुने 2, 36 दूना 72 आप आराम से लिख सकते हैं, 36 गुने 2 36 दूना 72, यानी 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है, रूट से बाहर निकल जाएगा, 36 का वर्गमूल 36 यानी 6 हो जाता है, ठीक है। आइए अकेला रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये विकर्ण जब निकल गया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुने उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्त हाफ गुने उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का
गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ओके, तो हो जाएगा हाफ मतलब 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। तब विकर्ण यानी पहला विकर्ण क्या लाया है 4√2, एसी का वैल्यू आया है ना 4√2 और गुणनफल करने का मतलब गुना। दूसरा विकर्ण बीडी का वैल्यू कितना आया है, ये तो एसी है, एसी का वैल्यू आ गया 4√2 और ये है बीडी, बीडी का वैल्यू कितना आ गया 6√2। तो यहाँ पर रख लीजिए दोस्त, यहाँ पर कितना रख लीजिएगा 6√2, तो 6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप काम कीजिएगा तो हो जाएगा 2 से काटिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आ जाएगा क्या हो जाएगा आपके पास, अब आपको गुना करना है सब में। तो √2 पहले 6 से 2 में गुना कीजिए, 6 से 2 में तो 12 हो जाएगा, गुने √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 ये होगा, रूट कुत्ता से रूट कुत्ता में गुना कीजिएगा तो कुत्ता होगा। उसी प्रकार से √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा। तो 12 गुना कितना हो जाएगा आपके पास 24। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है यानी वर्ग में आता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप वर्ग, मात्रक लिख दीजिए, क्या लिखिए मात्रक भी लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं, गजन मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चन से देख लीजिए। नहीं, अब हो गया क्वेश्चन समाप्त, यानी ये भी बनकर हो गया रेडी। ठीक है, तो इस कलर से जो है आप बना सकते हैं, बहुत आसान था, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।